चौपाल देखभाल सगला दर्शिका ने राम राम सा। भाई ग्रामीण भाई बहनों, अगर किसी इंसान में कुछ कर गुजरने की सच्ची लगन और श्रद्धा हो तो कामयाबी भी इंसान को कदम चूमे ही चूमे हैं। आज आपने कार्यक्रम में भी एक आपने सागे यान की ही महिला पधारा है, महिला सशक्तिकरण को जीतो जागतो उदाहरण के रूप में, जो आप सभी के लिए एक प्रेरणा है। पद्मा चौधरी जी, जो कि वन विभाग में लेखा अधिकारी के रूप में कार्यरत है, साथ ही आरएस के मायने 24वीं रैंक पर की आई है और एसडीएम के रूप में चयन हुए है। पद्मा जी, आप हमारे कार्यक्रम में पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पद्मा जी, आज हमारा ग्रामीण दर्शक जो भी हमारा टाबर कार्यक्रम देख रहा है, बस सभी के लिए आप एक प्रेरणादायी है। वगैरह सभी के लिए आप एक मिसाल के रूप में आया है। सब पहले मैंने आप बताइए कि आपने शुरुआत क्या करी और आपका रोल मॉडल जो है वे कौन रहा? सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद अलकेश जी, चौपाल कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। आपने शुरुआत की बात की तो मैं चंद पंक्तियों के साथ ही शुरुआत करना चाहूँगी। मुद्दतों संघर्ष के बाद मैंने ये मुकाम पाया है, मुद्दतों संघर्ष के बाद मैंने ये मुकाम पाया है, विरासत में तो हमें हमारा सूरज भी नहीं मिला था। मैं पाली ज़िले के जैतारण तहसील के आनंदपुर कालू गांव की रहने वाली हूँ। आनंदपुर कालू गांव से 2 किलोमीटर दूर हमारी सोमरवालों की ढाणी है, जहाँ पे हमारा परिवार रहता है। मेरे पिताजी एक किसान हैं, मेरी माताजी गृहिणी है। हम 5 भाई बहन हैं, मेरे 4 भाई हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। आपने रोल मॉडल का पूछा तो वैसे तो जीवन में बहुत सारे रोल मॉडल हो सकते हैं आपके, लेकिन मेरे जो रोल मॉडल रहे हैं वो मेरे माता पिता रहे हैं। मेरे माता पिता ने बहुत ही मेहनत, बहुत ही संघर्ष के साथ अपना जीवन यापन किया है और एक्चुअली उन्होंने अपने पसीने से हमको सींचा है। उन्होंने अपने पसीने से इस बीरवे को सींचा है जो आज वट वृक्ष बनने की ओर अग्रसर है। हम ढाणी में रहते हैं। मेरी शुरुआत ढाणी से ही हुई है, जो गांव से काफ़ी दूर भी पड़ती है, तो गांव में आने जाने का रहता है, वो भी हमारा पैदल आने जाने का ही रहता था जब से मेरी पढ़ाई शुरू हुई थी। जी, तो जी पद्मा जी, अभी आप बता रहे हो कि आप गांव में रिएड़ा हो, तो जी प्राथमिक शिक्षा की अगर आप बात करें तो कहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा जो है एक टाबर को मतलब है ना जीवन को आधार हुआ है, तो आपकी प्राथमिक शिक्षा खत्म हुई है, इसके बारे में आप बताओ। जी, आपने बिल्कुल सही कहा अलकेश जी। प्राथमिक शिक्षा किसी भी व्यक्ति के जीवन की शुरुआत होती है। उसके जो सफलता के बीज जो है वो प्राथमिक शिक्षा से ही पड़ जाते हैं कि आप किस तरफ अग्रसर होंगे। मेरी अगर प्राथमिक शिक्षा की मैं बात करूं तो मेरी जो ढाणी है सोमरवालों की ढाणी, उससे पास में ही 2 किलोमीटर दूर है दूसरी ढाणी, वहाँ पे प्राथमिक विद्यालय था। तो मेरी प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत वहीं से हुई थी। हम भाई बहन पैदल ही स्कूल जाते थे, जो हमारी ढाणी से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर पड़ता था। उसके बाद जो मेरी शिक्षा हुई थी वो हमारे गांव के राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय से हुई है। वो भी हमारे घर से 2-2.5 किलोमीटर दूर पड़ता है और वहाँ भी हमें पैदल ही जाना पड़ता था स्कूल के लिए। उसके बाद 12वीं तक की जो शिक्षा है वो मेरे गांव के विद्यालय से हुई है और 12वीं कक्षा में मैंने पाली ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। हमारे गांव की सरकारी विद्यालय से ही शिक्षा प्राप्त की थी। तो इस चीज़ के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने जो भी गुरुजन हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्हीं की वजह से मैं आज इस मुकाम तक पहुँच पाई हूँ। पद्मा जी, बहुत ही कड़ी मेहनत और तपस्या के साथ आप अठे तक पुग्या हो। अभी आप बताओ कि जी आपकी जो प्राथमिक शिक्षा है वह गाँव हुई और आप ढाणी का मायने रहता, तो ढाणी गाँव में जाबा में बहुत टाइम लागतो, तो कितनी परेशानी होती स्कूल में जाबा आबा में, इसके बारे में आप बताओ। जी देखो, चुनौतियाँ और मुश्किल तो हर समय आपके साथ रहती ही है और आप इनका सामना करके ही आगे बढ़ते हैं, तभी आपको जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो अभी तो बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, अब व्हीकल्स भी ज़्यादा होने लगे हैं, लेकिन जिस समय हमारी शिक्षा प्राथमिक शिक्षा जब हमने प्राप्त की थी तो उतने साधन उस समय नहीं थे। अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से ये जो साइकिल वितरण योजना भी चलाई जा रही है, स्कूटी वितरण योजना भी बालिकाओं के लिए चलाई जा रही है, तो इससे काफ़ी सहूलियत हो गई है। हमें स्कूल पैदल ही जाना पड़ता था क्योंकि उस समय इतने साधन नहीं थे, तो ऑब्वियसली मुश्किलें तो आई ही थी, पर उस समय और मेरे माता पिता का जो जज्बा, मेरे भाइयों का जो साथ था,
उससे मुझे कभी लगा नहीं कि मेरे लिए ये मुश्किल है या मैं ये नहीं कर सकती। बिल्कुल पद्मा जी, अगर इंसान सोच लेवे कि मैंने वो काम करना ही है और सच्ची लगन और मेहनत तुम वो काम करे तो सफलता तो भी के कदम चूमे ही चूमे है। एक और बात मैं पूछना चाहिए, जब गाँव ग्रामीण परिवेश में पलिया बढ़िया हो तो गाँव के लोगों की काई दृष्टिकोण है शिक्षा ने लिए, क्योंकि अगर आप बात करें महिलाओं की तो आज भी गाँव में लोगों की आज सोच है कि भाई बेटी बड़ी हुई है तो भी को ब्याह कर दो। आज भी वह दोहरी मानसिकता जो है आपने देख भाने मिला है, तो आपने यानी कि कोई परेशानी को सामना करना पड़े? जी अलकेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारा समाज जो है वो पुरखों की विरासत लिए चल रहा है अभी भी, और उस विरासत में कहीं ना कहीं ऐसी प्रथाएं, या मैं यूँ कहूँ कि कुप्रथाएं आज भी ऐसी हैं जो बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो उनको चौखट से बाहर ही नहीं आने देती है। ये होता है बच्चियों के साथ कि वो उनको पढ़ाई के तरफ उनका उतना ज़्यादा नहीं आकर्षण होता है, और गांव के लोगों या माता पिता भी कहीं ना कहीं उन सामाजिक की परिस्थितियों के मद्देनज़र उनको पढ़ाना ज़्यादा प्राथमिकता में नहीं रखते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि लकीली मैंने ऐसा कभी भी फेस नहीं किया। मेरे जो माता पिता हैं और मेरे जो भाई हैं, उन्होंने हमेशा मुझे प्राथमिकता दी। मेरे भाइयों ने और मेरे माता पिता ने कभी ऐसे मुझे नहीं लगा कि मैं लड़की हूँ इसलिए मुझे दबाया जा रहा है या इसलिए मुझे कम अवसर दिए जा रहे हैं, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। लेकिन ये ज़रूर है कि गाँव में होता है, आज भी बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ होती है जो पढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनकी पारिवारिक परिस्थितियाँ भी कह सकते हैं, सामाजिक परिस्थितियाँ भी कह सकते हैं, उनकी वजह से वो नहीं पढ़ पाती हैं, उनको वो अवसर नहीं मिल पाता है जो उन्हें मिलना चाहिए। तो हम अगर मैं मेरे गांव की बात करूं तो मेरा गांव एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण गांव है। मेरे गांव के लोग बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं और उनका हमेशा से ऐसा मोटिवेशन रहता है। मैं जब से 12th में थी तब से हमारा रिजल्ट आया था 12th का और मैंने पाली ज़िले में टॉप किया था। उस समय से मेरे गांव के लोगों की ये भावनाएं रही हैं कि ये बच्ची ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करेगी जीवन में, आगे जाके बहुत अच्छा मुकाम हासिल करेगी। और गांव वालों की दुआओं की वजह से ही मैं आज यहाँ तक हूँ। गांव वालों ने बहुत साथ दिया है मेरा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको इंस्पिरेशन मिलती रहती है, कहीं ना कहीं आपको ये लगना चाहिए कि हाँ मेरे गांव के लोग चाहते हैं, मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे बढ़ें। इस चीज़ में मेरे गांव के लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपने समस्त ग्रामवासियों को, समस्त आनंदपुर कालू गांव के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। मैं ज़िंदगी भर आपकी ऋणी रहूँगी। आपने जो आपके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि गांव के लोगों के लिए कि फूल हम बिछाएं आपकी राह में, ऐसी हमारी बिसात कहाँ। फूल हम बिछाएं आपकी राह में, ऐसी बिसात कहाँ, लेकिन कांटे हमने उठा लिए हैं आपकी राह से। बहुत बढ़िया बात आप बोली हो। मैं भी आप तक 2 लाइन बोलना चाहूँ कि भाई मेहनत का दिया जलाए जाओ, सफलता को परचम लहराए जाओ। आप एक मिसाल है, आप मिले आज बहुत बढ़िया लगे वहाँ के जो भी ग्रामीण जो भी वहाँ का टाबर वो कार्यक्रम देख रहा है, आज मैंने बहुत कुछ जानकारी आप मिली है। एक और बात मैं पूछना चाहूँ कि एक ग्रामीण क्षेत्र में रह एक है ना RS के एग्ज़ाम तक पहुँच पा में भी मैं सफलता प्राप्त कर पा में कौन सी परेशानियों को आपने सामना करना पड़े, इसके बारे में आप बताओ। जी अलकेश जी, एक्चुअली जब हम कोई भी सफ़र शुरू करते हैं तो उसमें शुरुआती दौर में कई सारी परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। उसमें कुछ परेशानियां आपकी पारिवारिक हो सकती है, कुछ व्यक्तिगत हो सकती है, कुछ शिक्षा से जुड़ी हुई परेशानियां हो सकती हैं। तो परिवार की तरफ से मुझे कभी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। मेरा परिवार बहुत ही कोऑपरेटिव रहा, उनको हमेशा से मुझ पे भरोसा था। सबसे बड़ी बात है ये है कि मेरे माता पिता, मेरे बड़े पिताजी जो मेरे पिताजी से भी बढ़कर हैं, उन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। तो उनको हमेशा मुझ में एक भरोसा दिखा कहीं ना कहीं कि ये हमारा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी और ये हमें भी उस लेवल तक या उस मुकाम पर पहुंचाएगी जहां तक आज गांव की कोई भी बेटी नहीं पहुंच पाई है। तो शुरुआती दौर में आपको कुछ परेशानियां हो सकती है जिससे कि आपको लगे कि नहीं हमारा यह सफ़र हम पूरा नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो प्राथमिक शिक्षा से ही अपन शुरुआत करते हैं तो हो सकता है कि बच्चियों को
शिक्षा प्राप्त करने में दिक्कत हो या उनको स्कूल जाने की सुविधा नहीं हो, इस वजह से कई बार बच्चियां स्कूल छोड़ देती है या उनके माता पिता उस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करते हैं कि वो स्कूल जाएं। दूसरा ये कि उनके पास इकोनॉमिक कंडीशन अगर उनकी ऐसी है जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रही है जो करना चाहती हैं, तो इन चीज़ों का ये सॉल्यूशन है कि आप मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने ऐसे लोगों से मिले जो आपको मोटिवेट करें, जो आपकी समस्या को समझ सके या इस राह से गुजरे हों और उन्होंने भी ऐसी समस्याएं देखी हों। कोई भी समस्या या कोई भी चुनौती आपके जज्बे से बड़ी नहीं होती है। अगर आपके इरादे मजबूत हैं, अगर आप में जज्बा और जुनून है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी परिस्थिति आपके आड़े नहीं आ सकती है। पद्मा जी, सही बात है कि अगर इरादा मजबूत है तो कोई भी परेशानी आपको कौन बिगाड़ सके। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँ कि जहाँ एक परिवार को माहौल बहुत महत्व रखे, एक टाबर के भी के मायने कि जहाँ आज एक डॉक्टर है तो भी को बच्चों डॉक्टर ही वो बनाबो छावे, मतलब बहुत सारा। तो आप जी परिवार में रिया हो, जो आप ग्रामीण क्षेत्र में ढाणी के मायने रिया हो, तो आपने आरएस बनवा की जो प्रेरणा है वह खटाऊ मिली, क्यों मिली आपने कि आपने आरएस ही बनना है आगे जा रहे? हाँ जी अलकेश जी, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि 12th क्लास में मैं अपने ज़िले की टॉपर रही थी। तो इसी संदर्भ में जिला कलेक्टर महोदय द्वारा मुझे 2011 में जिला स्तर पर सम्मानित किया गया था और उपखंड अधिकारी द्वारा भी मुझे सम्मानित किया गया था। तो एक वाकया मैं आपको बताना चाहूँगी। 2011 में जब जैतारण में एसडीएम सुनीता चौधरी मैम थे, तो उन्होंने सम्मानित करने के लिए मुझे बुलाया था 15 अगस्त के दिन। लेकिन 15 अगस्त के दिन चूँकि जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जिला स्तर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, तो मैं उस दिन नहीं पहुंच पाई थी। तो मैम ने मुझे अगले दिन बुलवाया था कि उससे एक बार सम्मानित करते हैं। तो जब मैं मैम से मिलने गई थी तो मैम ने ये कहा था कि तुम एक दिन इस कुर्सी पर ज़रूर बैठोगी। तो पहली बार जो इंस्पिरेशन कहूँ तो मुझे वहीं से मिली थी। सुनीता चौधरी मैम, आप जहाँ भी अगर मुझे सुन रहे हैं तो थैंक यू सो मच। आपने मुझे देख के जो विश्वास जताया आपने मुझ में, वो आज मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ आपकी कही हुई बात के अनुसार। तो मेरी इंस्पिरेशन वो रही हैं मैम। उसके बाद मैंने अपनी 12वीं तक की एजुकेशन पूरी की। 2013 में मेरा ग्राम पंचायत में एलडीसी में सिलेक्शन हो गया था। तो मेरी जो पहली जी ज्वाइनिंग थी वो मेरे गांव के पास ही कांवड़िया कला गांव है, वहाँ पे हुई थी। तो 2013 से 2019 तक मैंने एलडीसी के रूप में कार्य किया और एलडीसी के पद पर रहते हुए ही 2016 में जब आरएस की भर्ती आई तो मुझे लगा कि मुझे इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो उसी समय से मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी आरएस के लिए। और आरएस 2016 की जो भर्ती है उसमें एलडीसी के रूप में कार्य करते हुए ही मैंने तैयारी की थी और 2016 की भर्ती में मेरी 301वीं रैंक लगी थी और उससे मैं राजस्थान लेखा सेवा में चयनित हुई और वर्तमान में मैं अरण्य भवन में लेखा अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। पद्मा जी, मैं एक और बात पूछना चाहूँ, जहाँ आप आरएस की बात करें, जब आप खुद एक किसान परिवार हैं, तो अगर अपना जो ग्रामीण भाई है जो किसान है, मगर टाबरन की अगर आप बात करें, कोचिंग की आप बात करें कि आजकल कोचिंग का बहुत महंगो खर्चो हो जाए, किताबें बहुत महंगी आ जाए, तो बे टाबर क्या तैयारी करे आरएस की, इसके बारे में आप बताओ। जी अलकेश जी, आपने जो बताया वो सही है कि गांव में रहते हुए बच्चों को ये लगता है कि हम शहर नहीं जा सकते, उनकी पारिवारिक परिस्थिति भी हो सकती है या और कोई रीज़न भी हो सकता है। और दूसरा ये कि कोचिंग भी बहुत महंगी होती है, बुक्स वगैरह भी बहुत महंगी होती है। तो हो सकता है कई बार आपको लगे कि हम तो इसके लिए हमारे पास साधन ही नहीं है, तो हम कैसे कर पाएंगे। तो मैं अपने भाई बहनों को यही बताना चाहूँगी कि मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपके इरादे मजबूत हैं, अगर आप में जज्बा है, तो आप किसी भी अपना जो भी टारगेट सेट करते हैं वो आपके लिए कभी मुश्किल नहीं होगा। इस कोचिंग के बारे में अपन थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। इसमें ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी कोचिंग के भी बहुत आगे तक सफल होते हैं, बहुत अच्छी रैंक से सिविल सर्विसेज या किसी भी अन्य परीक्षा में भी सफल होते हैं। तो ये कोई बैरियर नहीं है कि आपके पास कोचिंग नहीं है तो आप सिविल सर्विसेज में या किसी भी अन्य परीक्षा में, ऐसा नहीं कहूँगी कि सिविल सर्विसेज ही ऐसा एग्ज़ाम है,
आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करें, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो ग्राम सेवक हो, या कोई भी जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिस फील्ड को आपने चुना है उसके लिए, तो ये है कि आजकल हम इंटरनेट के युग में जी रहे हैं। और ये जो अनफोर्सिन सिचुएशन हमारे सामने आई थी कोविड की, उसने हमें और भी ज़्यादा आगे बढ़ा दिया इस मामले में। तो आजकल यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे फ्री में वीडियोस अवेलेबल हैं, जिससे आप जीएस की तैयारी, जो जनरल आपका जीके जिसे कहते हैं, जनरल नॉलेज, उसकी तैयारी आप कर सकते हैं उससे, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आपको होते हैं यूट्यूब पे। इसके अलावा टेलीग्राम एक ऐसा मंच है जिस पे आपको मटेरियल मिल जाता है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बने हुए होते हैं जो ऐसे बच्चों के लिए जो शहर नहीं आ पाते हैं, या अपनी तैयारी उस लेवल तक अगर उनको लगे कि हमारे पास मटेरियल नहीं है, तो इसके लिए ग्रुप बनाए होते हैं, तो वहाँ से आपको सामग्री मिल जाती है। और आजकल आप कुछ भी चीज़ सर्च करोगे तो आपको इंटरनेट पे उससे संबंधित आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। बिल्कुल पद्मा जी, बहुत सही बात आप बताइए कि सोशल मीडिया के माध्यम में आजकल जितनी भी जानकारी है पापा ने मिल सके। बहुत सारे कोचिंग क्लासा भी जो है सोशल मीडिया पर आपने देखा कि यूट्यूब पे चाले भी है, कई टीचर आपकी क्लासा भी चलावे, आपका लेक्चर भी देवे। इसके साथ पद्मा जी मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है कि आपने देखा कि जब एक गाँव एक टाबर जब कोई अधिकारी पद पर नियुक्त हुए तो बिल्कुल जो जुड़ाव है वो गाँव धीरे धीरे कम हुआ लाग जावे। तो इस पर आपकी क्या राय है? जी अलकेश जी, इस चीज़ की शुरुआत मैं ऐसे करना चाहूँगी कि दुनिया से तजुर्बात हवादिसों की शक्ल में जो मैंने पाया है वो मेरे लौटाने का समय है। मतलब मैंने मेरे समाज से, मैंने मेरे परिवार से, इस दुनिया से जो मैंने तजुर्बा लिया है, जो मैंने सीखा है अनुभव से, तो आज जब अपन सफल हो गए हैं तो ये समय है कि अपन अपने समाज के लिए लौटाएं उस चीज़ को, अपन अपना योगदान दें समाज के लिए। तो आपने जैसा कहा, हो सकता है कि प्रोफेशनल या पर्सनल रीजंस की वजह से, या ऐसा हो सकता है कि अधिकारी बनने के बाद या किसी भी सर्विस में जाने के बाद आपको उतना वक्त नहीं मिलता हो जिससे कि आप गांव से कनेक्ट कर पाओ। लेकिन मेरा ये है कि मैंने जैसे पहले ही बताया आपको कि मेरा गांव के लोगों का हमेशा से योगदान रहा है और मैं उनकी आभारी हूँ बहुत बहुत। तो मेरा हमेशा यही रहेगा कि मैं जितना कर सकती हूँ मेरे गांव के लिए, या मेरे से जितना बन पड़ेगा ऑफिशियल कैपेसिटी में प्लस पर्सनल कैपेसिटी में, वो मैं करना चाहूँगी हमेशा। जब भी मुझे मौका मिलेगा, या जब भी मेरे सामने ऐसा अवसर आएगा जिसमें आप कुछ भी ले लो, मोटिवेशन के तौर पर भी अगर एक भी बच्चा मेरे गांव से मुझसे मोटिवेशन लेके अगर आगे बढ़ता है तो मैं अपने आप को मानूंगी कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा किया है। बिल्कुल पद्मा जी, है ना, हमारी शुभकामना आपके साथ है कि आप पूरे देश के लिए, पूरे गांव के लिए बहुत कुछ करें। साथ ही पद्मा जी मैं आपने एक और चीज़ पूछना चाहूँ कि जी आप शिक्षा की बात करें तो वर्तमान में और आज में, अगर आप आज की बात करें तो शिक्षा को कहीं स्तर आज ग्रामीण क्षेत्र में, इसके बारे में आप बताओ। जी, हम जिस समय पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम ये रेशियो देखा जाता था कि बच्चियाँ बहुत कम आती थी। लेकिन धीरे धीरे ये है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स भी चला रखी हैं, जिसमें मिड डे मील है, या एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा है, या बहुत सारी ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान ऐसे चला रखे हैं, जिसके माध्यम से अधिक लोगों को शिक्षा देने का प्रयास हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो उन प्रयासों का धीरे धीरे जो परिणाम जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि ये हो सकता है कि महिलाओं का या बच्चियों का जो रेशियो है वो कम देखने को मिले, और जो उनकी सामाजिक परिस्थितियां हैं इसकी वजह से वो उतना आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। लेकिन वर्तमान में अपने को ये देखने को मिलता है कि महिलाएं भी, बहुत सारी महिलाएं अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बहुत आगे बढ़ रही है। मैं महिलाओं के लिए कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि तेरे माथे पे जो आंचल है वो बहुत खूब है, तेरे माथे पे जो आंचल है वो बहुत खूब है, लेकिन इस आंचल को एक परचम बना लेती तो बहुत अच्छा है। इस आंचल को तुम एक परचम बना लो तो ये बहुत अच्छा है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी जो संस्कृति है, आपके जो संस्कार हैं, उनसे आप जुड़े रहिए, आप अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, लेकिन आप उसी को अपनी मजबूत पक्ष बना लीजिए, उसी को अपना इतना स्ट्रॉन्ग उसको पक्ष बना लीजिए कि वही आपको आपकी सफलता तक ले जाए, वही आपको अपना मुकाम पाने में सहयोगी बन सके।
तो आपकी जो जैसे अपन कई बार ये कहते हैं या ये कहते हैं कि महिलाओं को अपना पितृसत्तात्मक समाज है तो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जा सकता है। तो हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत इस चीज़ को आप मुश्किल या चुनौती मान सकते हैं, लेकिन अगर आप में जज्बा है आगे बढ़ने का या कुछ करने का, या आपने जो भी क्षेत्र चुना है चाहे कोई सा भी फील्ड हो, उसमें आप होम मेकर हो या कोई टीचर बनना चाहते हैं या सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं या कुछ भी बनना चाहते हैं, तो आप अपने संस्कारों को, आप अपनी संस्कृति को, आप अपने परिवार को अपना मजबूत पक्ष बनाएं, आप उसको कमजोरी नहीं बनाएं। मतलब कहते हैं ना कि आपकी सफलता तब निश्चित हो जाती है जब आपके बहाने आपकी सफलता के सामने छोटे पड़ने लग जाए, तो आपकी सफलता या आपकी जीत जो है वो निश्चित हो जाती है। पद्मा जी, आप एक सशक्त महिला है, एक मतलब आज प्रेरणा है माँ के लिए आप, और आप एसडीएम पद के लिए आपको चयन हुए है। तो जिन इस तरीके की जहाँ पर महिलाओं की बात कर रहे हैं कि भाई महिलाओं के साथ आज गांव में भी अपन देखा कि बाल विवाह भी हो जावे जल्दी, और भी मतलब कि बच्चा थोड़ी सी भी बड़ी हुई है कि भाई शादी कर दो। तो आपके साथ भी यानी कि कोई घटना यानी कि कोई चीज़ हुई कि आप जब कॉम्पिटिशन की तैयारी करें बेटा कोई परेशानी यानी कि आपके सामने आई हुई है? देखिए अलकेश जी, जीवन में चुनौतियां तो आती ही रहती है, और जो अपनी जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उनसे अपन बिल्कुल बच भी नहीं सकते हैं कि अपन अछूते होके ही निकल जाएं। कमोबेश हो सकता है थोड़ी बहुत कई परेशानियों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन मुझे ऐसी कोई मेजर समस्या मेरे सामने नहीं आई जो मुझे मेरी मंजिल तक जाने में रोक सके या आड़े आ सके कि भाई अब मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरी परिस्थिति ऐसी है। सफलता, मैंने जैसे अभी पहले भी कहा था कि सफलता तब निश्चित हो जाती है जब आपके बहाने आपकी सफलता के आगे छोटे पड़ने लग जाए। आपके जो इरादे हैं उनके आगे आपके बहाने नहीं चले, आपके इरादे मजबूत हों तो बहाने या जो चुनौतियां हैं या जो मुश्किलें हैं वो नहीं आड़े आती है, वो नहीं टिक पाती है उसके सामने। पद्मा जी, आप वो बात कर एक चीज़ में महसूस करिए कि भाई सफलता के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है और सकारात्मक सोच बहुत ज़रूरी है अगर आपने सफलता पानी है। तो साथ ही मैं अपने एक और चीज़ बोलना चाहूँ कि जो भी वहाँ का ग्रामीण युवक वो कार्यक्रम देख रहा है, जो भी टाबरी वहाँ को कार्यक्रम देख रहा है, आप बाने का संदेश देवो चाहो? जी अलकेश जी, इस संदर्भ में मैं एक तो अभिभावकों के लिए और एक बच्चों के लिए, दोनों के लिए मैं अलग अलग संदेश देना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि उसे फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो जो भी भाई बहन जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो आगे अपना करियर बनाने के लिए ऑब्वियसली आगे बढ़ेंगे, तो उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हीनता का भाव महसूस नहीं होने दें अपने में, कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझे, अपनी जो क्षमताएं हैं उनको पहचानें, और अपने आप को कम समझना अपराध होता है, अपनी क्षमताओं के साथ न्याय करें। दूसरी बात यह है कि अपने माता पिता के प्रति हमेशा कृतज्ञता का भाव रखें। आप जो भी हैं, जिस भी जगह हैं, वो अपने माता पिता की वजह से ही हैं। मैं अपने माता पिता के प्रति बहुत आभारी हूँ, मैं जो भी हूँ वो मेरे माता पिता की वजह से ही हूँ। इनफैक्ट अगर कहूँ कि मेरे माता पिता मेरे लिए भगवान है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप में विश्वास बनाए रखें, अपना जो लक्ष्य है उसके प्रति फोकस्ड रहें, सेल्फ मोटिवेटेड रहें, और अपने आसपास ऐसे लोगों से घिरे रहें जिनसे मिलके आपको नई ऊर्जा मिले, नया उत्साह मिले और आप अपने लक्ष्य की तरफ प्रेरित हो। ऐसे नेगेटिव लोगों या नेगेटिव अप्रोच वाले लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखें। और अभिभावकों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों में विश्वास बनाए रखें, उनको जीतना तो सिखाएं ही सिखाएं, साथ ही साथ हार का सामना करना भी सिखाएं। क्योंकि कई बार अपन देखते हैं कि जीत मिलती है, लेकिन अगर कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है आजकल कि ज़रूरी नहीं हो कि आपको हर कदम पे ही जीत मिले। कई बार ऐसा होता है कि हमें असफलता का भी सामना करना पड़ता है, तो इससे बच्चे टूट जाते हैं, उनका हौसला टूट जाता है। तो अभिभावकों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों के हौसले को बनाए रखें, उनको जीत की तरफ प्रेरित करें, लेकिन हार को स्वीकार करना सिखाएं। उस हार को स्वीकार करके अपनी जो कमियां हैं उनमें सुधार करके आगे बढ़ने की प्रेरणा दें।
अपने बच्चों का हौसला बढ़ाएं, उनका हौसला बने आप। बहुत बढ़िया बात आप पद्मा जी मान बताइयो। आज आप एक सकारात्मक सोच के साथ माँ के कार्यक्रम में पधारे और माँ का जो भी ग्रामीण दर्शकों कार्यक्रम देख रहे हैं, आज मैंने बहुत कुछ जानकारी आपको मिली है, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास आज आपको माँ को कार्यक्रम देख कर मैंने मिले हो लोग। आप माँ के चौपाल कार्यक्रम में पधारे और इतनी सकारात्मक सोच के साथ आप आपका जो भी अनुभव है वे साझा करा भी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण भाई बहनों, आज की चौपाल में बस इतो ही। फिर मिलशा एक नई चौपाल में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए राम राम सा। धन्यवाद।